भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला में पारंगत एक अदाकारा जो बला की खूबसूरत थीं। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा। रोमांटिक फिल्मों में जिनकी एक खास पहचान बन गई थी और वो 60s 70s में डायरेक्टर्स की पहली पसंद हुआ करती थीं। उन्होंने हिंदी फिल्मों में एक खलनायिका के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की और अपनी अदाकारी से ऐसा सिक्का जमाया कि फिर कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें बचपन में मजहब के कारण इनके नृत्य गुरु ने तालीम देने से मना कर दिया था, पर फिर कुंडली देखकर अपनी प्रिय शिष्या बना लिया था। क्या आप मानेंगे कि इस अदाकारा ने अपने पूरे फिल्मी करियर में कभी भी बिकिनी या स्विम सूट नहीं पहना और यहाँ तक कि कोई स्लीवलेस ड्रेस भी नहीं पहनी। इसके बावजूद उन्हें सेक्सी मानते हुए सेंसर बोर्ड ने उनकी एक फिल्म पर रोक लगा दी थी। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन पर एक जाने माने अभिनेता का घर तोड़ने का आरोप लगा और आखिरकार उस अभिनेता और उनकी पत्नी की जिंदगी इस कदर तबाह हुई कि दोनों ने मौत को गले लगा लिया था। तुम शायद नहीं जानती कि मैं मुद्दत से बाल बच्चेदार हूँ। मैं जानती हूँ। कौन थी वो अदाकारा, कैसा रहा उनका फिल्मी करियर और क्यों विवादित रही उनकी पर्सनल लाइफ, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं श्वेता जया फिल्मी बातें और मैं हूं श्वेता जया। खूबसूरत सदाबहार अभिनेत्री वहीदा रहमान, जिन्होंने 1950 से लेकर 70 के दशक तक हिंदी सिनेमा में अपनी अदाकारी के जलवे बिखेरे और अपनी कला और दमदार नृत्य से सिने जगत में अपना एक अलग मुकाम बनाया। वो बॉलीवुड की टॉप 3 हाईएस्ट पेड अभिनेत्रियों में शुमार हो गईं और उन्हें साइन करने के लिए निर्माताओं की लाइन लगने लगी। उनकी फिल्मोग्राफी की चर्चा करें उससे पहले जानते हैं कि कौन थी वहीदा रहमान और कैसे उनका फिल्मों में आना हुआ था। देवदास की हीरोइन है पारो, जो रोल मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। लेकिन आपने तो देख लिया, आपके साथी मुझे फेल कर चुके हैं। आप मुझे माफ कर दें तो अच्छा है, मुझसे एक्टिंग नहीं होगी। मैं जिस हाल में हूँ अच्छी हूँ। वहीदा रहमान का जन्म तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में एक दक्षिणी मुस्लिम परिवार में 3 फरवरी 1938 को हुआ था। 4 बहनों में वो सबसे छोटी थी। उनके पिता का नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान था, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे, और मां का नाम मुमताज बेगम था, जो कि गृहिणी थी। उन्हें बचपन से नृत्य का शौक था, जिसके लिए उन्होंने अपनी बहन के साथ भरतनाट्यम की शिक्षा भी ली थी। उस दौर के मशहूर डांस गुरु तिरुचंदरम मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई उनके गुरु थे, लेकिन शुरू में गुरु ने उन्हें डांस सिखाने से मना कर दिया था। कारण ये था कि वो मुस्लिम परिवार से थीं। वहीदा रहमान ने हाल ही में इस घटना का जिक्र कलर्स टीवी के शो डांस दीवाने में किया था, जहां वो बतौर मेहमान पहुंची थीं। वहीदा रहमान ने अपनी मम्मी के एक दोस्त को गुरुजी के पास सिफारिश के लिए भेजा तो कहने लगे कि उसकी कुंडली ले आओ। मुस्लिम परिवार में कुंडली तो बनती नहीं। फिर गुरु ने खुद से ही कुंडली बनाई और तब आश्चर्य से कहा कि अरे कितनी ताज्जुब की बात है, इसकी कुंडली दिखाती है कि ये मेरी आखिरी और सबसे प्रिय शिष्या बनेगी। और वैसा ही हुआ भी। वहीदा रहमान जब भरतनाट्यम में पारंगत हो गईं, तब वो मंचों पर प्रस्तुति देने लगीं। लेकिन 1951 में जब वो सिर्फ 13 साल की थीं, तो उनके सिर से पिता का साया उठ गया
और जब महज 16 साल की थी तो उनकी मां भी चल बसी। वहीदा अकेली पड़ गईं, लेकिन हौसला नहीं हारा। मेहनत रंग लाई और 1955 में वहीदा रहमान को तेलुगु फिल्मों में एंट्री मिल गई। उन्होंने 2 तेलुगु फिल्मों रोजुलू मलयाली और जयसिम्हा में काम किया और ये दोनों ही फिल्में सुपरहिट रहीं। अब वहीदा ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की कोशिश शुरू की और किस्मत ने यहाँ भी उनका साथ दिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता, निर्माता, निर्देशक गुरुदत्त से हुई। मैं काम की तलाश में बम्बई आई थी। कोर्ट में आपका कार्ड और पता मिल गया तो यहाँ मैं। अच्छा, मैं शॉट ले लूं, फिर आपसे बातें होंगी। गुरुदत्त की पारखी नजरों ने उनके अंदर छुपे कलाकार को पहचान लिया और उन्हें मुंबई बुला भेजा। इंदर, यही चेहरा पारो के रोल के लिए बिल्कुल ऐसे चेहरे की तलाश थी मुझे। गुप्ता, ये लड़की जहाँ कहीं भी हो फौरन बुला, फौरन। वहीदा मुंबई आई और उन्हें 1956 में आई फिल्म सीआईडी में खलनायिका का रोल मिला। इस फिल्म के हीरो देवानंद थे। पिछले दिनों आपके पिंजरे में एक नया तोता आया है। आप उसे बुलवाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अब तक खामोश है। वो तोता? जी हाँ, अच्छा हुआ आप समझ तो गए। शायद ये पहली बार था जब हिंदी फिल्मों में इतनी कमसिन और खूबसूरत अभिनेत्री ने किसी फिल्म में खलनायिका की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उनके अभिनय को देखने के बाद न सिर्फ गुरुदत्त बल्कि सदाबहार अभिनेता कहे जाने वाले देवानंद सहित उस समय के तमाम निर्माता, निर्देशक और अभिनेता भी बहुत प्रभावित हुए और अब वो सबकी नजरों में आ चुकी थीं। फिर अगली फिल्म प्यासा ने भी सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। वो जो मेरे पीछे आया था वो शायर है जूही, वही शायर जिसकी नज़्में मेरे दीवाले से लाई थी। ये देख, वही लिखाई, वैसा ही कागज। जूही, मैंने उसे भूखकर समझ के यहाँ से निकाल दिया। गुरुदत्त ने 4 फिल्मों के लिए वहीदा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें वहीदा रहमान ने ये भी शर्त जोड़ दी थी कि वो बिकिनी, स्विमसूट या कोई भी भड़काऊ ड्रेस नहीं पहनेंगी। वो इस पर हमेशा कायम भी रहीं और गुरुदत्त ही नहीं बल्कि कभी किसी की फिल्म में कम कपड़ों में कैमरे के सामने वो नजर नहीं आईं। 1958 में आई फिल्म 16वां साल की शूटिंग के दौरान जाने माने डायरेक्टर राज खोसला ने वहीदा रहमान को स्लीवलेस ड्रेस पहनने को कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। बात यहाँ तक बढ़ी कि उन्होंने आगे कभी राज खोसला के साथ काम न करने की कसम खा ली। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे। लेकिन यहाँ इस बात का जिक्र करना भी लाजमी होगा कि इसके बावजूद गुरुदत्त की ही एक फिल्म में उनकी अदाओं को सेक्सी मानते हुए सेंसर बोर्ड ने इस पर रोक लगा दी थी। ये फिल्म थी 14वीं का चांद, जिसके टाइटल सॉन्ग में गुरुदत्त ने वहीदा रहमान के चेहरे पर लाइटिंग का ऐसा इस्तेमाल किया कि वो खुद हैरान रह गईं। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। फिल्म में उनका चेहरा बेहद आकर्षक लग रहा था। आलम ये था कि सेंसर बोर्ड ने इस गाने को उत्तेजक मानते हुए रोक दिया। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब। बड़ी मुश्किल से कई दलीलों और दोबारा एडिटिंग करने के बाद इसे किसी तरह प्रदर्शन की मंजूरी मिली। जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो मानो तहलका मच गया। फिल्म 14वीं का चांद सुपरहिट रही। बताया जाता है कि लोग बार बार इस गाने को देखने के लिए ही टिकट कटाकर सिनेमा घर में जाते थे। कहा जाता है कि साथ में काम करते हुए गुरुदत्त और वहीदा रहमान बेहद नजदीक आ गए थे। गुरुदत्त के साथ उनके रिश्तों को लेकर पत्र पत्रिकाओं में खूब बातें लिखी जाने लगी और कहा तो यहाँ तक गया कि गुरुदत्त और उनकी गायिका पत्नी गीता दत्त के बीच वहीदा रहमान को लेकर इतना मनमुटाव बढ़ा कि तलाक तक की नौबत आ गई और गीता दत्त अपने मायके जाकर रहने लगी। मेरी मम्मी को बुरा भला कहने वाली तुम कौन होती हो? हमारे घर में जो कुछ भी हो हमारे घर की बात है। पराई जिंदगी में दखल देगा तुम्हें क्या हक है? 1959 में आई फिल्म कागज के फूल के बारे में चर्चा ये रही कि ये वहीदा रहमान और गुरुदत्त की नाकाम प्रेम कहानी पर ही आधारित थी। क्या हंसी सितम। 1962 में आई फिल्म साहब बीबी और गुलाम वहीदा रहमान की गुरुदत्त कैंप में आखिरी फिल्म रही।
कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक वहीदा गुरुदत्त से बहुत दूर जा चुकी थीं और इन दोनों के रिश्ते में खटास आ चुकी थी। तुम जा रही हो? हाँ, मैं जाने से पहले आपको बताना चाहती थी, लेकिन बताने की जरूरत नहीं। और फिर बाद में वहीदा को ये लगने लगा कि गुरुदत्त उनकी जिंदगी में ज्यादा दखलंदाजी दे रहे हैं और पाबंदियां लगा रहे हैं, इसलिए झगड़े शुरू हुए और धीरे धीरे वहीदा रहमान ने भी गुरुदत्त से दूरी बना ली। खाक में मोहब्बत जला दिल। तभी एक रोज खबर आई कि शराब के साथ नींद की ज्यादा गोलियां खा लेने से गुरुदत्त की मौत हो गई थी। 1964 में 39 साल की उम्र में ही गुरुदत्त ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनकी मौत की खबर फिल्म इंडस्ट्री में तूफान की तरह फैली और वहीदा रहमान को ही मुख्य रूप से इसके लिए खूब कोसा गया। वहीं गुरुदत्त की मौत के कुछ ही साल बाद डिप्रेशन में डूबी गीता दत्त की याददाश्त चली गई थी, बीमारियों के इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे और सिर्फ 41 साल की उम्र में उनका भी दुखद निधन हो गया था। बताते हैं कि तब वहीदा रहमान ने खामोशी की चादर ओढ़ ली थी और अपने करियर में आगे बढ़ गई थी। खैर, इसके बाद उन्होंने कई निर्माता निर्देशकों के साथ काम किया और पीछे की गई गलतियों और जिंदगी की कड़वाहटों को भुलाकर सिर्फ करियर पर ध्यान देने लगी। बचपन में सीखे गए उनके भरतनाट्यम नृत्य ने फिल्मों में अभिनय की उनकी सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1965 में आई फिल्म गाइड में शास्त्रीय संगीत की तर्ज पर किया गया उनका बेमिसाल नृत्य आज भी दर्शकों को उस दौर के विशुद्ध भारतीय संगीत और नृत्य की अहमियत की याद दिलाता है, जो बेमिसाल है। 1962 में उन्होंने फिल्म अभिज्ञान और फिर 20 साल बाद के लिए खूब तारीफें बटोरी। ऐसे ही कोहरा, राम और श्याम और पत्थर के सनम जैसी दर्जनों हिट फिल्मों ने उनके करियर को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मैं हूँ साथी, तू है शराबी शराबी, मैं हूँ साथी। 1974 में उन्होंने अभिनेता शशि रेखी उर्फ कमलजीत से शादी कर ली और बेंगलोर शिफ्ट हो गईं। इस कपल के 2 बच्चे हुए, बेटा सोहेल रेखी और बेटी कश्वी रेखी। ये दोनों ही राइटर हैं। कुछ समय फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद वहीदा जी ने फिर से वापसी की। साल 1976 से अब तक उन्होंने अदालत, कभी कभी, त्रिशूल, नमक हलाल, हिम्मत वाला, रंग दे बसंती, दिल्ली 6 सहित लगभग 2 दर्जन फिल्मों में कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम किया और 2013 में आई कमल हासन की फिल्म विश्वरूपम उनकी आखिरी फिल्म रही। वहीदा रहमान ने हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल और बंगला भाषा की फिल्मों में भी दमदार अभिनय किया। उन्हें अनेकों पुरस्कार मिले, जिनमें 1965 में बंगाल फिल्म एसोसिएशन पुरस्कार तो 4 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। साल 1994 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2001 में आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले। तो वहीं 1972 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण जैसे सर्वोत्तम पुरस्कार भी मिले। साल 2000 में पति के निधन के बाद वो फिर से मुंबई शिफ्ट हो गईं। 83 साल की हो चुकी वहीदा जी अब मुंबई के बांद्रा में अपने समंदर किनारे के बंगले में रहती हैं और कई समारोहों में शिरकत करती या पेंटिंग करती भी नजर आती हैं। वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी है और 2021 में वो अपनी बेटी कश्वी के साथ अंडमान आइलैंड में स्कूबा डाइविंग करती भी नजर आईं। तो हाल ही में उन्होंने 65 लाख की एक BMW कार खरीदी है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर नजर आईं। उन्हें इस तरह खुशहाल देख उनके फैंस गदगद हो उठते हैं। जब भी हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास को याद किया जाएगा, वहीदा रहमान के शानदार काम की चर्चा जरूर होगी और हमेशा उनका नाम गर्व से लिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी वहीदा जी से जुड़ी कोई और अनोखी जानकारी हो तो वो भी लिख डालिएगा। आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है, ये भी बताइएगा। अब दीजिए अपनी दोस्त श्वेता को इजाजत। नमस्कार।